ये देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला दिया है। अगर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सीधा सीधा क्या करते हैं अपन, सीधा सीधा हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर आपको ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दिया हुआ है या ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी दिया हुआ है तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, जिसको सिंबॉलिक वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ये ध्यान है फॉर्मूला आपको। और इसके बाद फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, ये देखिए इफ यू गो टू द पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी का पहले फंडा समझ लो। जब आप इलास्टिसिटी निकालते हो तो इलास्टिसिटी के केस में, अरे नारायण विंडोज खोल दो सब। पॉइंट इलास्टिसिटी के केस में नॉर्मल इलास्टिसिटी जब निकालते हो उसमें आप प्राइस को चेंज करते हो और उसका असर किस पे देखते हो, डिमांड में। इसका मतलब है अगर मैं डिमांड कर्व के कर्व वाइज बात करूं तो आप किसी दो पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी देख रहे हो, यस और नो, ठीक है ना। किसी भी डिमांड कर्व के सिंगल पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, से ये एक डिमांड कर्व है ना, ये एक डिमांड कर्व है, तो इसका एक सिंगल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर क्या है प्राइस, इधर क्या है क्वांटिटी। मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो फॉर्मूला रटने वाला काम तो कर ही लेंगे, कोशिश कर रहा हूं। तो इस सिंगल पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कितनी प्राइस और कितनी क्वांटिटी। हाँ जी, ये देखिए पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। में ये 10 रुपए है, में ये 100 यूनिट्स है, सही है कि नहीं। सिंगल प्राइस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ डिमांड कर, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल प्राइस विद अ रिस्पॉन्डिंग जो उसकी डिमांड है, सिंगल डिमांड, सही है। तो क्या आप केवल इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालते हो क्या, नहीं। जो प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं प्राइस को चेंज करते हैं फिर क्वांटिटी पे चेंज देखते हैं, इसका मतलब किसी और पॉइंट पर निकालते हो। इसका मतलब है नॉर्मली इलास्टिसिटी डिमांड करके किसी दो पॉइंट के बीच में निकलती है, यस और नो। इसलिए इसको आर्क इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी बोला जाता है। लेकिन अगर कभी आप इलास्टिसिटी किसी सिंगल पॉइंट पर निकालेंगे तो वो कहलाएगा पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी क्यों निकाला जाता है एक अलग बात है। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, इट विल बी पॉइंट इलास्टिसिटी। if the elasticity is calculated between 2 point of a demand curve, it will be arc elasticity, जो हम नॉर्मली निकालते हैं। तो अब ये सिंगल पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या तरीका इन्होंने अपनाया, दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल अप्रोच है और एक ग्राफिकल अप्रोच है। हमारे कोर्स में ग्राफिकल अप्रोच दी हुई है, मैथमेटिकल अप्रोच का कल फॉर्मूला बस दे दिया है, तो पढ़कर देखते हैं, ठीक है। तो नाउ वी गो फॉर द पॉइंट इलास्टिसिटी। इन पॉइंट इलास्टिसिटी वी मेजर इलास्टिसिटी एट, सबको मिल गया नोट्स, एट अ गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। पहली लाइन तो समझा दिया मैंने, डिमांड करके एक गिवन पॉइंट पर निकाली जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी वेयर द चेंज इन द प्राइस इज इन, क्या लिखा हुआ है, इनफेस्टिनेबल, मतलब कि हुआ कि नेग्लिजिबल। सिंपल वर्ड में इसको बोलेंगे तो क्या होगा, नेग्लिजिबल। मतलब प्राइस चेंज या तो नहीं हो रही है या नियर टू जीरो हो रही है, बहुत ही माइन्यूट। जिसको एग्जांपल मैंने कल आपको शायद बता रहा था कि मान लो अगर कोई 50,000 के प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपीज चेंज हो गई, 100 रुपीज चेंज हो गई, तो क्या रियली में चेंज मानेंगे इसको, मैथमेटिकली तो है, तो उसको हम बोलेंगे नेग्लिजिबल चेंज होना या बहुत ही कम चेंज होना। तो प्राइस, और यहां पर हम जब चेंज बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है उसको नो चेंज मान रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी हम इलास्टिसिटी देखना चाहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ, तो अब इसके लिए क्या यूज होता है, मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव, मार्क कर सकते हो डेरिवेटिव, जो आप कैलकुलस में यूज करते हैं ना, तो डेरिवेटिव यूज करता है, मतलब फैक्टर्स यूज करता है, रादर देन फाइनाइट चेंज, क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट चेंज तो है नहीं। तो उसमें जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब जितने परसेंटाइल से वो चेंज होता है, जिसको आप लोग कैलकुलस में शायद डेरिवेटिव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, dy dx वगैरह निकालते हो ना, हाँ।
चेंजेस इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी इट मे बी डिफाइंड एज, और अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, दैट इज ईपी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस, तो खैर उसका साइन है प्राइस और क्वांटिटी का, dq डिवाइड बाई dp. Here dq डिवाइड बाई dp इज व्हाट? डेरिवेटिव्स, जो जिसको हम यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां नीचे लिखा हुआ है, खैर मार्क कर लीजिए, वेयर द dq डिवाइड बाई dp इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी. मिला आपको पॉइंट? हाँ जी, क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस एट द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, एक सिंगल पॉइंट पर डिमांड कर्व के निकाला जा रहा है इसको, आर द प्राइस एंड क्वांटिटी. तो ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए कोई फिगर नहीं आएगा आपको. आर द प्राइस एंड क्वांटिटी एट द पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयर फोर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, एक ही पॉइंट पर निकाली जा रही है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड लाइन. It is to be noted that the elasticity is a different at the different point on the same demand curve. एक ही डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है. गिवन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, यू शुड मार्क द वर्ड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. तो इसके लिए कैसी डिमांड कर्व बनाते हैं? जनरली डिमांड कर्व कैसे बनती है? जनरली हमारी डिमांड कर्व बनती है थोड़ा कर्वी नेचर की रहती है, लाइक दिस. सही है? जबकि इसके लिए क्या बनाया जा रहा है? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. तो कभी भी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन डिमांड कर वर्ड आए, इसका मतलब वो हिंट मिल रहा है आपको कि दे आर आस्किंग अबाउट पॉइंट इलास्टिसिटी. द पॉइंट इलास्टिसिटी एट द पॉइंट और से आर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और इसका ग्राफिकल अप्रोच से फॉर्मूला हमारा है, दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट. अब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या है? अभी नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम में अगर मैं आर पॉइंट की बात करूं तो आर पॉइंट से ये टी पॉइंट तक लोअर सेगमेंट कहलाएगा, और आर पॉइंट से ये स्मॉल टी पॉइंट तक अपर सेगमेंट कहलाएगा. ठीक है? अब यहां देखिए, अगर मिडिल पॉइंट पर आर पे है तो ये हो गया आपका लोअर सेगमेंट और ये हो गया अपर सेगमेंट. अब लोअर सेगमेंट सपोज 20 है, मैं क्वांटिफाई करने के लिए लिख रहा हूं, तो अपर सेगमेंट कितना है? हाँ जी 21 है यार, बीचों बीच में है. तो अब कहीं जा रहे हो और बीचों बीच में पहुंचे हो, हमने पूछा, जैसे हम नागपुर जा रहे हैं और हमने किसी से फोन में पूछा भाई कहाँ पहुंचे, तो मैं बोलूंगा रायपुर नागपुर के बीचों बीच पहुंचा हूं और 150 किलोमीटर हो गया है. तो हम ये भी पूछेंगे आप कितना किलोमीटर बचा है? तो पूछेगा कौन सी स्कूल में पढ़े हो. समझ रहे बात को? तो इसलिए तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो ना भाई, बहुत नुकसान हो रहा है, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. मेरा गियर बदलते जा रहा है आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ऑटोमेटिक है गाड़ी. मिडिल पॉइंट पर अगर मैं बैठा हूं तो लोअर सेगमेंट नीचे वाला हिस्सा हो गया और अपर सेगमेंट ऊपर वाला हिस्सा हो गया. मिडिल पॉइंट पर मैं हूं तो ये अगर मैं कैलकुलेशन करने के लिए इसको 20 एज्यूम करूं तो ये कितना है? 20. तो बताओ ना भाई, लोअर सेगमेंट 20 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा? 1. तो कंक्लूड कर लीजिए कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिडिल पॉइंट पर पॉइंट इलास्टिसिटी होती है 1. पॉइंट समझ में आया क्या? फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट. अब बताइए, मैं इसको हटा देता हूं. ठीक है? अब मेरे को बताइए आप कि अगर मैं ये आर की जगह इस पॉइंट को ले लेता हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको ए लिख देता हूं. अब बताइए, यहां से यहां तक ये लोअर सेगमेंट हुआ और ये क्या हो गया? अपर सेगमेंट. अब अगर ये लोअर सेगमेंट मान लो 20 है तो अपर सेगमेंट कितना होगा? मोर देन 20, 30, 40 जो भी उसका रेशियो होगा. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो भाई 50 होगा. सही बात है? तो अब बताओ यहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी कितना आएगा? लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 50. नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से डिवाइड करना है, तो ये आएगा E लेस देन 1. You can conclude that the point elasticity in case of a point on the straight line demand curve which is lower by the middle point and upper by the x point, x axis. अब हम दूसरी बात करते हैं. अब मान लेते हैं कि ये जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है. अब बताओ लोअर सेगमेंट कितना है? अब तो बैठे ही लोअर सेगमेंट है तो उसके नीचे तो और कुछ है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट कितना है? 0.
अपर सेगमेंट तो है, बहुत बड़ा है, ये अपर सेगमेंट है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, 0 डिवाइड बाई एनी फिगर से 50, कितना आएगा आंसर। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर जहां एक्स एक्सिस पे टच करता है वहां पर इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0। यहां कितनी होगी, मोर देन 1। यहां कितना होगा, क्यों इनफाइनाइट हो रहा है, क्योंकि लोअर सेगमेंट है कि नहीं है, बताओ, है। लोअर सेगमेंट तो बहुत सारा है, और अपर सेगमेंट कितना है, समझने क्या, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, दिख रहा है पॉइंट। अभी इस पॉइंट पर लोअर सेगमेंट तो ये इतना सारा है, और अपर सेगमेंट कितना है, 0। फॉर्मूला लोअर डिवाइड बाई अपर, तो बताओ जरा, लोअर सेगमेंट है आपका मान लो 50 और अपर सेगमेंट कितना है, 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो फाइनली बन गया ना जी, ये देखिए अगला डायग्राम में बनाकर दिखाया आपको, दिख रहा है आपको। तो बस दो फॉर्मूला देखना और इसके बेस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब ये आजू बाजू करके आपको आर्क इलास्टिसिटी समझाया, देखो आर्क इलास्टिसिटी में देखो यहां पर दो पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकाली जा रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी, दिख रहा है पॉइंट। और यहां पर ये है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर होने के कारण यहां पर अभी देखिए मिडिल पॉइंट पर 1 है, लेस देन 1 है, 0 है, मोर देन 1 है और इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। और ये हो गया आपका आर्क इलास्टिसिटी। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, ईपी। दो फॉर्मूले ना इलास्टिसिटी निकालने के नॉर्मली, एक ये वाला फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2। यहाँ Q1 क्या है, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस में सिखा दूंगा। वैसे Q1 ओल्ड क्वांटिटी, Q2 न्यू क्वांटिटी, P1 ओल्ड प्राइस, P2 न्यू प्राइस। और अगर इसी के बाजू में मैं दूसरा फॉर्मूला लिख दूं, इसी के बाजू में अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिख दूं वर्सेस, अगर क्वेश्चन में आ गया कि भाई परसेंटेज मेथड लगाओ आप, या फिर आपको ये बोल दिया कि भाई ओरिजिनल क्वांटिटी और प्राइस के बेस पर निकालो, ठीक है, तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला में Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, एवरेज नहीं करना है बस। एक्चुअली क्या है, ये जहां जहां प्लस है ना, ये ऐसा है डिवाइडेड बाई 2। कभी भी दो फिगर को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करते क्या आता है, एवरेज। वो 2 और 2 कैंसल हो गया करके फॉर्मूले में नहीं दिखता, समझ रहे हैं बात को। इनटू हियर इज अ P1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2, ये दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। और क्वेश्चन को देखकर हम जज करना पड़ता है उसकी वर्डिंग से कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो हम क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। कौन सी इलास्टिसिटी, ये आर्क इलास्टिसिटी। मेरे ख्याल से समरी में एक आउटले मेथड भी छूट गया है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देर इज अ टोटल आउटले मेथड, या इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब लोगों के टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, उसके आधार पर यह समझना कि इस प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए, इसको तो देखेंगे अपन, बहुत ही सिंपल तरीका है टोटल आउटले मेथड में। देखिए टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर। पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टीई, शॉर्ट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। सही लिखा हूं। अगर आप कोई चीज 5 रुपए की है, 5 रुपीज की, और आप उसकी 10 यूनिट्स परचेस करते हैं, तो 50 रुपीज क्या चीज है, टोटल एक्सपेंडिचर। 5 रुपीज प्राइस एंड यू बॉट द 10 यूनिट्स, इट मीन्स 5 इंटू 10 इज अ 50 रुपीज योर टोटल एक्सपेंडिचर। वही लिखा है यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर के बदलाव से कैसे समझ में आता है वो सीखना है हमको।
तो मैं सीधा आपको रिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इलास्टिसिटी ई मोर देन 1 है, यहीं से सीखना से चाहिए हमको। ई इलास्टिसिटी ई मोर देन 1 है, और इसको बताने से पहले मैं आपका नेचुरल विजन जान लूं कि अगर चीजों के रेट बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ती है, तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं नॉर्मली कि कम होते हैं? बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर से पूछ रहा हूं, प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर भी नॉर्मली बढ़ते हैं, बट ई मोर देन 1 के केस में गिरते हैं। अगर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ई मोर देन 1 है, या प्रोडक्ट इलास्टिक है आपके लिए, तो वहां पर बढ़ने की बजाय क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए इसको पहले सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके पहले वाला पॉइंट तो आपको खुद ही पता है। समझ रहे हैं? आप किसी से भी पूछेंगे कि प्राइस बढ़ने से हमारे खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे, तो बिना सोचे बोलेगा, क्लास में हम सोच के बोलते हैं, बढ़ेंगे भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ ली आपने। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले क्या सिखाना चाह रहा हूं, इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 है किसी प्रोडक्ट की, तो वहां पर प्राइस अगर बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ने की बजाय कम होंगे। और इसको चेक करना और प्रूफ करना है, हमको समझना है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? कम होंगे। कैसे? क्योंकि इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, मतलब यहां पर डिमांड रिस्पॉन्ड ज्यादा करेगी। ठीक है, और उल्टा भी लिख देता हूं, अगर प्राइस कम होगा, नॉर्मली प्राइस कम होता है तो खर्चे कम होते हैं कि बढ़ते हैं? कम होते हैं। सोचना तो नहीं पड़ रहा है, घर में पूछ लेना। प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होते हैं, लेकिन यहां क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो हो गया काम खत्म, बाकी तो नेचुरल है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं जनरेट करूं, इफ यू गो फॉर द एग्जाम्पल, तो मान लो कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज का है और उसकी प्राइस बढ़कर 11 रुपीज हो गई, या मैं परसेंटेज लिख देता हूं, 10% प्राइस बढ़ गई। 10% प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। ये प्राइस है, तो 10% प्राइस बढ़ गई मतलब कितना रुपए हो जाएगा? 11 रुपीज हो गया। तो P1 से कितना हो गया? P2 11 रुपीज। प्राइस बढ़ी है ना जी। अब क्योंकि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन 1। इसका मतलब यहां पर डिमांड, पहले तो बताओ, कम होगी कि बढ़ेगी? हाँ जी, क्योंकि मेरे को यहां भी शक है, कई लोग यहां पर प्राइस जो है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिमांड क्या होगी? कम। और कम होने का परसेंटेज क्या रहेगा? परसेंटेज कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों? समझ में आ रही बात? तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स और डिमांड कम करता हूं, तो मैं कम करता हूं यहां पर 30% से कम कर देता हूं। सही है ना? तो इस दो पॉइंट को देखकर आपको लग रहा है ना कि 10% यहां पर प्राइस बढ़ी और डिमांड यहां पर 30% गिर गई। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ई मोर देन 1। इन दैट केस कितनी हो जाएगी रिवाइज डिमांड? 70 यूनिट्स। अब आप देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए पहले कितना था? 10 इंटू 100 कितना था? 1000। और अभी कितना है? 11 इंटू 70 770। देखिए तो जरा, यहां पर प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? बढ़ा है कि कम हुआ है? टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर क्या हुआ है? कम हुआ है। जबकि हम जो शुरुआत ही ऐसा किए थे कि प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां रिवर्स हुआ है ना। और रिवर्स होने का कारण ये है, ये दिख रहा है बीच में, ई मोर देन 1। नाउ यू कैन कंक्लूड दैट इन केस ऑफ प्रोडक्ट इज इलास्टिक, देन द टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा और प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर उल्टा बढ़ेगा भी, दोनों तरफ जाएगा ये। तो रिलेशनशिप क्या हुआ यहां पर? इनवर्स हुआ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। तो टोटल एक्सपेंडिचर के मूवमेंट से मैं क्या पता लगा पा रहा हूं? अब यहां पर थोड़ा सा, ये मैं उल्टा समझा रहा था आपको। पहले मैंने आपको क्या बता दिया? इलास्टिसिटी, जबकि हेडिंग क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ फाइंडिंग इलास्टिसिटी। फाइंड क्या करना था? इलास्टिसिटी। वो तो मैं पहले ही बता दिया आपको, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जबकि टोटल एक्सपेंडिचर से इलास्टिसिटी का पता लगाना है। अब मैं रिवर्स आता हूं नॉर्मली। मेरे को बताइए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से
हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए, तो बताइए इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन वन। फाइंड कर पा रहे ना? किससे फाइंड आउट किए? टोटल एक्सपेंडिचर के चेंजेस से। इसको पॉजिटिवली समझाया मैं ऐसे हूं, लेकिन इसको पॉजिटिवली क्या बोला जाएगा? इफ प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाए तो सरप्राइज हो जाना भले, यार ये क्या हुआ, तो पक्का उसका रीजन है इलास्टिसिटी मोर देन वन। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एज अगेंस्ट प्राइस, और उल्टा भी होगा, मैं यहां लिख देता हूं, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो एक ही है। और अगर अब मैं लिखता हूं कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो कोई सरप्राइज होने की बात है क्या? तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन वन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उन्हीं प्रोडक्ट में आप परेशान होते हो रेट बढ़ने पे जिसकी डिमांड नहीं गिरा पाते आप। मतलब कैसा प्रोडक्ट? रेट बढ़ने पर मैं डिमांड नहीं गिरा पा रहा हूं, खरीदना ही पड़ रहा है। इलास्टिसिटी क्या है प्रोडक्ट की? लेस देन वन है। रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, जरूरी होगा प्रोडक्ट। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो भी हम डिमांड उतनी नहीं गिरा पा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी क्या है उसकी? लेस देन वन। तो वहां प्राइस बढ़ेगा तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट की जब महंगाई बढ़ती है तो हमको तकलीफ होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी डायमंड के रेट बढ़ गए होंगे, क्या कर रहा है? होता है कि नहीं ऐसा? तो हम वी आर नॉट सो कंसर्न। गोल्ड का रेट बढ़ गया, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन जिसके घर में मैरिज है वो कंसर्न है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए तो बोलते हैं ना इलास्टिसिटी भी पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। अब मेरे को कार, मैं कार का बायर ही नहीं हूं, मेरा वो सेगमेंट ही नहीं है, कार का रेट बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जिसको कार ही बेसिक नीड है उसकी, कार का रेट बढ़ गया, उसको फर्क पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव मैटर है, ये समझ में आ रहा है? और अगर प्राइस के बढ़ने या घटने का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो E इज इक्वल टू वन। कंक्लूड हो गया आपका टोटल आउटले मेथड। पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज अ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, अब यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर जिधर जाएगा टोटल रेवेन्यू भी उधर जाएगी। जहां जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है वहां टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर ही सेलर का टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू से भी आपको पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक साथ समझाया थ्योरी में आपको। टोटल आउटले मेथड का एक मैंने यूट्यूब में भी एक बनाया है, जिसको पूरा एक शीट तैयार करके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाला है, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाइज समझा है। तो अगर आप इसको पढ़ने के बाद कुछ थोड़ा डाउट होगा तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में देखेंगे ना, यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में देखोगे तो मिल जाएगा टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शीट डाल रखी है जिसमें पूरा एक एक कैलकुलेशन करके, जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाया ना, तो पूरी चीज़ों के एग्जाम्पल से उसको समझाया उसमें, ठीक है? बट आज की क्लास समझे तो वो पक्का आपको और एक लेवल दे देगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद देखिए
उसी शीट में आपके स्टडी मटेरियल में आगे चलो, इलास्टिसिटी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद यहां पर लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसको चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो यहां क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़े हैं, ये कम ज्यादा होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गुड्स है तो ज्यादा रहेगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट गुड्स है तो प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रहेगी। तो कई सारे रीजन है इलास्टिसिटी के वेरी होने के, काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर इस पॉइंट को समझे तो कोई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट है सैनिटाइजर है, अब इस प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, तो इसका रेट थोड़ा भी बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, यार रेट बढ़ गया कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इधर ले लो, इसको छोड़ो, मतलब डिमांड गिरा दिया ना तेजी से। थोड़ा भी रेट बढ़ा तो आपने डिमांड गिरा दी तेजी से, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना। प्राइस थोड़ा सी बढ़ा, डिमांड ज्यादा रिएक्ट कर लिया आपने। क्यों कर पाए, क्योंकि मार्केट में अल्टरनेट थे। अब मार्केट में अगर अल्टरनेट नहीं होते तो आप ऐसा नहीं कर पाते। इट मींस मोर सब्सटीट्यूट मोर इलास्टिक। क्या सही लिखा क्या मैं? तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं सब्सटीट्यूट अगर ज्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। क्या सही लिखा हूं मैं? बस इतना सही कंक्लूजन है पूरे पैराग्राफ का, बाकी पढ़ लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। हर कंज्यूमर का बजट होता है, उस पर्टिकुलर बजट में उस कमोडिटी की पोजीशन क्या है। अगर आपके बजट में उस कमोडिटी का पोजीशन बहुत हैवी परसेंटेज में है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 10,000 का बजट है, उसमें पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो 40% खर्च कर लेती है, परसेंटेज हैवी है, और एक कमोडिटी केवल 2% खर्च करती है। या और दूसरा एग्जांपल वाइज बात करें तो हमारे घर के बजट में फूड का बिल, फूड एक्सपेंसेस और न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, किसका पोजीशन ज्यादा है? फूड का। न्यूज़पेपर एक्सपेंस का पोजीशन ज्यादा नहीं है। अगर न्यूज़पेपर का रेट बढ़ भी जाएगा तो हमारे बजट के हिसाब से ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं करेगा, तो हम ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन जिसका परसेंटेज ज्यादा है, अगर उसका रेट बढ़ेगा तो हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रपोर्शन ज्यादा हुआ, पोजीशन अगर प्रपोर्शन, देखिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, ग्रेटर प्रोपोर्शन, दिख रहा है आपको पॉइंट? ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, जनरली द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। तो अगर प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमको यहां दिख रहा है नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइड। अगर उस कमोडिटी का नेचर इंपॉर्टेंट गुड्स हुआ, बेसिक गुड्स हुआ, तो आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन लग्जरी गुड्स हुआ तो रेट बढ़ जाएगा तो बोलेंगे ठीक है, नहीं भी लेंगे चल जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है इन जनरल लग्जरी गुड्स आर द प्राइस इलास्टिक। क्यों भाई? क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रेट बढ़ेगा तो हम ज्यादा भी डिमांड गिरा सकते हैं। तो लग्जरी गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? हाई। और बेसिक गुड्स की, नेसेसरी गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होगी? तो यहां पर मैं लाइन अंडरलाइन कर सकता हूं, एंड नेसेसिटी आर प्राइस इन इलास्टिक, पहली लाइन। नेक्स्ट पॉइंट मेरे को दिख रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कौन से फैक्टर से जो प्राइस इलास्टिसिटी को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस दैट कमोडिटी कैन बी पुट। एक पर्टिकुलर कमोडिटी कई सारे चीजों में यूज हो सकती है। इसमें एग्जांपल मिल्क का ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ले सकते हैं, और भी कई सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिसका नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा रहता है। जितना नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा रहेगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट का 5 यूजेस है, मिल्क का एग्जांपल लीजिए, मिल्क है वो 5 यूजेस, ठीक है। मिल्क जो है बच्चों के कंजम्पशन के लिए काम आता है, टी के, कॉफी के काम आता है, कर्ड के काम आता है, मिल्क से और भी कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं अपन, ठीक है।
अब यहां पर 5 यूज है, नंबर ऑफ यूजेस है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या पांचों यूज एक ही जैसा इंपॉर्टेंस रखता है क्या? नहीं। तो मान लीजिए मिल्क बहुत महंगा है, मिल्क बहुत महंगा है, तो क्या हम पांचों यूज कर रहे होंगे? नहीं, हम उसका जो जरूरी चीज है वो यूज कर रहे होंगे। भाई मिल्क बहुत महंगा है, तो अपन केवल बच्चों के कंजम्पशन के लिए रखेंगे, छोटे बच्चों के लिए जरूरी है, बाकी चाय कॉफी वगैरह सब बंद कर दिया इन्होंने, सिंगल यूज। तो एक पर्टिकुलर प्राइस में ये यूज चल रहा है सिंगल यूज, ये कॉमोडिटी डिमांड है, एक प्राइस है, डिमांड है। अब देखना, अब जैसे जैसे मिल्क के रेट गिरेंगे, पॉइंट समझना है ना, सिंगल यूज हो रहा है, ये यूज है, और प्राइस ये है, ठीक है। प्राइस जैसे जैसे गिरेगा तो ये जो सिंगल यूज हो रहा है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में दूसरे यूजेस को ओपन करोगे कि नहीं? मतलब प्राइस गिरने से डिमांड केवल बढ़ नहीं रही है, तेजी से बढ़ रही है, और रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा रिएक्शन मतलब मोर इलास्टिक। तो नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा होने से प्रोडक्ट क्या होता है? इलास्टिक। इसको पढ़ते तो समझ में नहीं आता, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? मोर यूजेस इलास्टिसिटी विल बी मोर। यहां पर एग्जांपल भी मिल्क का ही दिया हुआ है, देखिए जरा। टू इलस्ट्रेट, मिल्क हैज अ सेवरल यूजेस, इफ द प्राइस फॉल्स it can be used for a variety of purposes like preparation of curd, cream, ghee etc, sweets, और भी यूजेस में शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं, कोई टमाटर सस्ता हो जाता है ना, जनरली दिखता है घर में टमाटर की सब्जी, टमाटर की चटनी, रोज टमाटर की ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखती है। टिफिन देख के ही मैं बता सकता हूं कि कौन सी सब्जी सस्ती है, मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कभी भी क्लास में अगर ज्यादातर लोगों के टिफिन में अगर एक ही टाइप की सब्जी दिख रही है, या फिर जिस मेस में आप खाना खाते हो हॉस्टल में, वहां पर आपको रिपीटेटिव एक प्रकार की सब्जी दिख रही है, तो कोई मार्केट जाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ कि वो प्रोडक्ट, वो सब्जी क्या हो रखी है? सस्ती हो रखी है, ठीक है। बट इफ द प्राइस इंक्रीजेस, इट यूजेस विल रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एसेंशियल पर्पसेस लाइक फीडिंग टू चिल्ड्रन एटसेट्रा। तो अच्छा एग्जांपल वही मिल्क का यहां पर दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड टू टेक डिसीजन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज करते हो ना, तो उस चेंज करने के डिसीजन में टाइम लगता है ना। तो अगर वो चेंज करने के डिसीजन में टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको कहीं एकदम भागते हुए जाना है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भैया, जो भी रेट बढ़ गया वो ले, अभी तो प्रोडक्ट पे भाग जाओगे, आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे। इफ यू हैव लेस टाइम यू विल नॉट रिएक्ट, सही बोल रहा हूं? इफ यू हैव लेस टाइम यू विल नॉट रिएक्ट। ट्रेन छूटी जा रही है हमारी कि भाई अगर अभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी, तो रेट उसने थोड़ा ज्यादा भी बताया तो हम पैसे देंगे और ले आएंगे, तो आप रिएक्ट किए क्या? नहीं। लेकिन अगर आपके पास आराम से सोचने का समय है तो वहां पर आप क्या बोलोगे? रिएक्ट करोगे, सही बात है। वही लिखा है, द लॉन्गर द टाइम पीरियड हैज वन, द मोर कंप्लीटली वन कैन एडजस्ट। तो हम क्या करेंगे? अपने डिमांड को एडजस्ट करने का समय मिलता है। अ सिंपल एग्जांपल टू इफेक्ट कैन बी सीन इन द मोटरिंग हैबिट इन रिस्पॉन्स टू अ हायर पेट्रोल प्राइस। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो आप अपनी व्हीकल में, आप अपनी कार में डीजल भराना शुरू कर दोगे क्या? अरे इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना? मैं कार लेके गया, अरे पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ठीक है भाई डीजल डाल दे, ऐसा होगा क्या? तुरंत मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जब मेरे को लगातार दिखेगा तो ओवर द टाइम आई विल सेल माई पेट्रोल कार, आई विल परचेज द डीजल कार, नाउ आई शिफ्ट। तो ये वाले डिसीजन लेने में क्या लगा? टाइम। इसका मतलब है इफ आई हैव अ मोर टाइम आई विल रिस्पॉन्ड करूंगा मैं, आई हैव अ लेस टाइम आई विल लेस रिस्पॉन्स। तो टाइम ज्यादा होने से, टाइम ज्यादा होने से इलास्टिसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कंज्यूमर हैबिट तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट हैबिचुएटेड हो गया है, आदत हो गई आपको प्रोडक्ट की, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, रेट बढ़ भी जाएगा तो डिमांड उतना नहीं गिरा पाओगे। मतलब हैबिचुएटेड प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है? कम। टाइट डिमांड का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है हमको।
अगर एक पर्टिकुलर टाइप का हमने प्रिंटर खरीद लिया तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही कार्टेज लगता है। अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिक टाइप की कोई पेन खरीद लिए तो उसमें पर्टिकुलर उसी टाइप की रिफिल लगती है। होता है ना कई बार, एक पर्टिकुलर, आपने सबसे अच्छा एग्जांपल ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, कार खरीद लिया आपने, व्हीकल खरीद लिया, अब उसका एक पार्ट्स खराब हो गया, अब उसी कंपनी का ही पार्ट फिट होगा, ऐसा होता है ना। तो वो जो पार्ट्स आप परचेस कर रहे हैं वो पार्ट्स जो है वो टाइट डिमांड है, मतलब किसी मेन डिमांड के साथ बंधी हुई है, दूसरा नहीं ले सकते, तो आप रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो सकते। उसका रेट ज्यादा भी होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब आप डिमांड गिरा नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो द डिमांड, टाइट डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। टाइट डिमांड हैव अ लो इलास्टिक। नाउ द प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का मतलब होता है सस्ती चीजें या बहुत महंगी चीजें। जो सस्ती चीजें रहती है उसकी इलास्टिसिटी भी कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि हमारे बजट को नहीं बिगाड़ती। अगर कोई 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट आता है, 1 रुपीज, उसका रेट 50% बढ़ गया, 50% कम नहीं होता, तो कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए। तो देखो वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई बोलेगा 1 रुपए आज, सर आज 1.5 रुपए हो गया, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। आप रिएक्ट कहाँ किए? उतना ही खरीद लिए, जबकि डिमांड गिराना था। और थोड़ा सा कोई लग्जरी प्रोडक्ट में 5% तो बढ़ने दो, समझ रहे बात को, फिर देखना। तो ये सस्ती चीजों में ये फर्क है। अगर 50,000 की कोई चीज है और उसमें केवल 10% रेट बढ़ जाए, मात्र 10%, तो कितना हो जाएगा? 55,000। तो कितना हो गया? 5,000 का इफेक्ट वो पॉकेट पे भारी पड़ेगा। लेकिन उधर 50 पैसे पॉकेट पे भारी नहीं पड़ रहे थे, जबकि उधर चेंज था 50% का और यहां चेंज है 10% का। तो प्राइस रेंज का भी फर्क पड़ता है। लो प्राइस रेंज आइटम हैविंग मोर और लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। हाई प्राइस रेंज आइटम हैविंग हाई इलास्टिक। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर प्राइस रेंज कम है, प्राइस रेंज अगर आपकी कम है तो इलास्टिसिटी भी कम होगी। अगेंस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं। प्रपोर्शन, प्रोपोर्शनेट मतलब आपके कोई भी बजट है उसमें हर खर्चा एक सिंगल परसेंटेज में रहता है क्या? जैसे 10,000 का बजट है, उसमें मान लो आपने 10 कोई आइटम परचेस करते हैं, 10 चीजें खरीदते हैं, तो सब 10 थिंग्स आपकी 10% हिस्से में रहती है, जरूरी है कि अलग अलग परसेंटेज में रहती है? तो इसीलिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था, फूड बिल वर्सेस न्यूज़पेपर बिल, दोनों एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर 100 रुपए का बिल आता है, फूड का मेरा 10,000 में 4,000 खर्चा हो जाता है। अब बताइए किस चीज का रेट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा रिएक्ट करेंगे?